हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे परवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में, और दूसरा टॉपिक अपन इस वीडियो में लेंगे मोतिया मुक्ता संवर्धन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परवाल और परवाल भित्तियों की। परवाल को अंग्रेजी में कोरल बोला जाता है और परवाल भित्तियों को अंग्रेजी में बोला जाता है कोरल रीफ। तो क्या होता है प्रवाल? तो देखो, स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ के जंतु एकल या निवही पोलिप जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? कोरल या प्रवाल बोला जाता है। तो इस बात को समझने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, ये जो स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, तो अपने को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये लाइन में लिखा हुआ क्या है। तो देखो, जितने भी जंतु है इसको दो वर्ग बना रखे हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव है जिन्हें अपन कोडेटा बोलते हैं, और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव है जिन्हें कि नॉन कोडेटा बोला जाता है। नॉन कोडेटा जीव जो होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये जो जीव होते हैं ना, इनके अंदर क्या है कि 8 या 10 संघ होते हैं। पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथ, ऐसे इनके संघ होते हैं। संघों में इनको बांट रखा है। तो जंतुओं के अंदर एक संघ ये भी है जिसे अपन संघ स्लेंट्रेटा या निडेरिया बोलते हैं। तो इस संघ की विशेषताएं क्या है वो थोड़ा सा अपन देखें। तो एक बात तो यह है भाई, इस संघ के जंतुओं में एक गुहा पाई जाती है जिसे बोला जाता है स्लेंट्रोन गुहा। ये जो स्लेंट्रोन गुहा है इसे जठर गुहा भी बोला जाता है। और ये इस संघ के जो जीव होते हैं ये इस भोजन को इस स्लेंट्रोन गुहा के अंदर डालते हैं, जहां पर उस भोजन का पाचन होता है और पचित भोजन इसी गुहा के अंदर अवशोषित भी होता है। तो स्लेंट्रोन गुहा पाया जाने के कारण इस संघ के जंतुओं को स्लेंट्रेटा संघ बोला जाता है। दूसरी बात देखो, इस संघ का दूसरा नाम है निडेरिया। तो देखो, इस संघ के जो जंतु होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल निडिल वाली कोशिकाएं होती है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है जिनके अंदर क्या होता है, जहर या पॉइजन भरा हुआ होता है और उसके ऊपर की ओर एक निडल होता है। तो जब ये दूसरे जीव को शिकार करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो निडल होता है इस कोशिका में, वो दूसरे जीव में जाकर के घुस जाता है और इसकी कोशिका के अंदर जितना भी जहर या पॉइजन होता है वो उस दूसरे जीव में इंजेक्ट हो जाता था। दूसरा जीव मर जाता है और बाद में उसी जीव के भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल उपस्थित होने के कारण इस संघ के जीवों को निडेरिया नाम भी दिया गया है। ठीक है, अब देखो, इस संघ के जो जीव है उसमें दो प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे अपन ने रेशम कीट पढ़ा तो उसमें वयस्क अवस्था होती है, उसके बाद में उसके अंडे होते हैं, अंडे से लार्वा अवस्था निकलती है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर वयस्क बनता है, तो उसमें जीवन की अवस्था है। ठीक इसी तरीके से ये जो संघ स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ है, तो इस संघ के जीवों में क्या होते हैं कि जीवन के अंदर दो अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो इस संघ के जीव जो है दो रूपों में पाए जाते हैं, और ये जो रूप होते हैं इनको जीवक बोला जाता है। तो एक रूप तो इनका कहलाता है पोलिप और दूसरा रूप कहलाता है मेडूसा। पोलिप जो होता है ये बेलनाकार होता है, स्थानबद्ध होता है। देखो, कुछ इस तरीके से होंगे, ये ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ होता है ना, उस तरीके से। वैसे ही क्या है, जंतु है, पेड़ नहीं होता है, पौधा नहीं होता है, लेकिन ये बेलनाकार दिखाई देता है, स्थानबद्ध होता है, मतलब एक जगह चिपका हुआ रहता है, घूमता नहीं है, डोलता फिरता नहीं है ये कहीं पर भी। ठीक है ना। तो पोलिप जो होते हैं बेलनाकार, स्थानबद्ध होते हैं और अलैंगिक जनन करने वाले होते हैं। दूसरी इसकी अवस्था मेडूसा, तो ये छत्रकाकार या घंटी के आकार के होते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि पानी के अंदर मुक्त रूप से ये घूम सकते हैं। ये संघ पूरा का पूरा पानी के अंदर निवास करने वाला होता है, समुद्र के अंदर या मीठे पानी के अंदर निवास करने वाले जीवों का है ये संघ पूरा। ठीक है, तो मैं आपको
ये पोलिप और ये मेडुसा है ना, यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ, एक बार देखो डायग्राम दिख रहा है आपको। तो ये जो पोलिप है इसमें आपको नजर आएगा बेलनाकार, स्थानबद्ध होता है, मतलब अपनी जगह छोड़ करके इधर उधर नहीं घूमता है। जहां पर ये लगा हुआ है, जैसे पेड़ अपनी जड़ के द्वारा फिक्स रहता है किसी जगह पर, ऐसे ये फिक्स रहते हैं और आलैंगिक जनन करने वाले होते हैं। और आलैंगिक जनन भी मुख्य रूप से मुकुलन के द्वारा करते हैं ये। और दूसरे होते हैं मेडुसा, तो ये छत्रकाकार या घंटी के आकार के होते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब पानी के अंदर इधर उधर ये घूम सकते हैं और ये लैंगिक जनन करने वाले होते हैं। तो देखो ये जो संघ स्लेंट्रेटा है, इसके जीव क्या करते हैं कि बाहर की ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच स्त्रावित करते हैं। क्या स्त्रावित करते हैं? बाहर की ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच स्त्रावित करते हैं। लेकिन ऐसा पोलिप के जीव करते हैं। कौन से जीव? पोलिप वाले जीव। पोलिप जीव यदि अकेला है तो उसे अपन बोलते हैं एकल, और यदि मान लीजिए पोलिप जीव बहुत सारे समूह में रहते हैं तो उसे अपन बोलते हैं निवही। जैसे यहां पर 3 पोलिप दिखाए मैंने। अकेला पोलिप बेलनाकार होता है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब झुंड में होते हैं पोलिप तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। जैसे पौधा होता है कुछ इस तरीके का ये नजर आता है, लेकिन पौधा नहीं, वास्तव में क्या है? जंतु है। तो देखो ये जो स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ के एकल या निवही पोलिप जंतु है, मतलब केवल इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस अवस्था की बात कर रहे हैं इसमें। तो स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ के एकल या निवही पोलिप जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल स्त्रावित करते हैं और उसी बाह्य कंकाल को अपन क्या बोलते हैं? कोरल या परवाल बोलते हैं। मतलब इससे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का एक बाह्य कवच स्त्रावित होता है और उसी कवच को क्या बोला जाता है? कोरल या परवाल बोला जाता है। ठीक है, परीक्षा के अंदर प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि कोरल या परवाल का बाह्य कंकाल कौन से पदार्थ का बना होता है? तो हमारा उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 2020 का क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का कि कोरल या परवाल का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि ये आपका जो संघ है इसके अंदर क्या है? 3 वर्ग होते हैं मुख्य रूप से। तो इस तीनों वर्गों में जो एंथोजोआ वर्ग के जंतु है वो क्या करते हैं? मुख्य रूप से ये जो परवाल है ये स्त्रावित करते हैं। कौन से वर्ग के? एंथोजोआ वर्ग के। ठीक है, अब आगे देखो एक बात और है। ये आपका पोलिप है कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब ये पोलिप जंतु क्या करता है? आलैंगिक जनन करता है। और आलैंगिक जनन भी किसके द्वारा करता है? मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा इनमें आलैंगिक जनन होता है। तो ठीक ऐसे होता है जैसे पौधा है कोई और उससे एक शाखा है, एक शाखा से 2 शाखाएं निकलती है, 2 से 4 निकलती, 4 से 8 निकलती, ऐसे। तो ठीक ऐसे ही मुकुलन के द्वारा इनमें जनन होता है। जैसे ये पोलिप है तो इससे मुकुलन के द्वारा एक पोलिप और बन जाएगा, इधर भी एक पोलिप और बन जाएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए ये पोलिप है तो एक पोलिप इससे ये बन जाएगा और एक पोलिप ये बन जाएगा। तो लगातार मुकुलन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? इनमें जनन होता है। तो ये जो पोलिप है इनकी संख्या बढ़ती जाती है, समूह में रहने लग जाते हैं और वो जो समूह बनता है उसी को अपन बोलते हैं निवही बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये मुकुलन के द्वारा जनन करते जाते हैं तो इनके ऊपर बनने वाला जो कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको अपन ने कोरल या परवाल बोला है, तो वो भी परत दर परत बनता जाता है। तो ऐसा लगने लग जाता है जैसे चूने का कोई ढेर हो। वो कवच कुछ इस तरीके का बन जाता है जैसे कोई चूने का ढेर हो, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? परवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स बोलते हैं। तो निवह के पोलिप के लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कंकाल के टीले के समान रचनाएं बनती हैं और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? परवाल भित्तियां या कोरल रीफ बोलते हैं। तो समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो ये जो परवाल भित्तियां हैं इसका उपयोग भवन निर्माण में करते हैं। किसमें करते हैं? भवन निर्माण में करते हैं।
तो आपको परवाल या परवाल भित्तियों के बारे में मुख्य रूप से 3 बातें याद रखनी है। पहली चीज क्या है, स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ के एकल या निवही पोलिप जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल स्त्रावित करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, कोरल या परवाल बोला जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले भाई कोरल या परवाल किसका बना होता है, तो आप बता देंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरी बात क्या है कि निडेरिया या स्लेंट्रेटा संघ है, इसके 3 वर्ग होते हैं। तो इन तीनों वर्गों में से एंथोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं यही क्या करते हैं, ये कोरल या परवाल स्त्रावित करते हैं। फिर तीसरी चीज अपन ने क्या देखी भाई, निवही के जो पोलिप होते हैं वो लगातार जब मुकुलन करते हैं तो समुद्र में चूनेदार चट्टान या कंकाल के बने टीले के समान रचनाएं बनाते हैं, क्योंकि जब ये मुकुलन के द्वारा जनन करते जाते हैं तो इनकी जो भित्तियां उसके ऊपर भी लगातार इस तरीके के कवच बनेंगे। तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा भाई जैसे चूने का ढेर हो, वो जो कवच बनेगा इनके ऊपर वो चूने के ढेर के समान दिखाई देगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, परवाल भित्तियां बोलेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, आपको ये जो पोलिप निवय में रहते हैं ना, इसका भी एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, उसको देख करके आप समझ जाना कि ये किस तरीके से भित्तियों के द्वारा चूना बनाएंगे। और वो जो पूरा चूना है एक ढेर के रूप में जैसे ये है, तो इसी तरीके से वो चूने का जो कवच है वो भी रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार डायग्राम को। ठीक है भाई, आया समझ में बात। अब देखो एक प्रश्न और यहाँ पर बन सकता है कि परवाल और परवाल भित्तियां कौन से संघ के जीव बनाते हैं, तो हमारा उत्तर होगा स्लेंट्रेटा या निडेरिया संघ के जंतु ये बनाते हैं। ठीक, तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं आपकी परवाल और परवाल भित्तियों से संबंधित, इसको नोट कर लो। उसके बाद में मैं मोती संवर्धन या मुक्ता संवर्धन है उसकी बात करता हूं, तो नोट कीजिए पहले। तो अब देखो अपन बात करते हैं मोती या मुक्ता संवर्धन की। तो देखो मोती या मुक्ता जो होता है वो हमें मोलस्का संघ से प्राप्त होता है। मोलस्का संघ के जीव जो होते हैं वो भी जल के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। तो मोलस्का संघ के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर बाहर की ओर कवच पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और दूसरे जीव ऐसे होते हैं जिन पर बाह्य कवच नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मोती जो हमें प्राप्त होते हैं वो बाहर की ओर जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, बाह्य कवच होता है, उनसे प्राप्त होता है। तो मोती के अलावा कुछ और भी बहुमूल्य चीजें हमें ये मोलस्का संघ के जो जीव है इनसे प्राप्त होती है। तो देखो जो मोलस्का संघ के जंतु है उससे हमें बटन, मोती और कोडी प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संघ के जो जंतु हैं वो आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। देखो बटन, आजकल बटन प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन पहले जो बटन है इन्हीं के जो कवच होते हैं, मोलस्का संघ के जीव के जो कवच होते हैं उन्हीं से वो बटन प्राप्त किए जाते थे। मोती है, इसके बारे में तो पढ़ना ही अपने को। इसके अलावा कोडी होता है, तो वो जो कोडी होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, तो वो इन्हीं जंतुओं का कवच होता है। तो ये बहुमूल्य चीजें होती है, सजावट के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए मोलस्का संघ के जो जीव है आर्थिक और व्यापारिक दोनों ही दृष्टि से कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं या उपयोगी होते हैं। अब बात करते हैं अपन मोती की, कि मोती क्या होता है। तो मोती नेकर का बना होता है। भाई किसका बना होता है, नेकर का। अब नेकर क्या होता है, तो नेकर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। नेकर का अधिकांश भाग कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, लेकिन इस नेकर में कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और कुछ मात्रा में जल भी होता है। ठीक है, तो नेकर कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ अन्य पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और इसी नेकर का क्या बना होता है, मोती बना होता है। ठीक है, अब देखो भाई ये मोती बनाता कौन है, तो याद रखना वह मोलस्का जिसमें बाह्य कवच या आवरण उपस्थित हो तथा जिसमें मोती उत्पन्न करने की क्षमता हो उन्हें बोला जाता आइएस्टर। यानी कि मोलस्का संघ का आइएस्टर नाम का जीव है, और वो जीव क्या करता है, मोती को उत्पन्न करता है। याद रखना आइएस्टर में बाह्य कवच होता है। ठीक है,
हमारे प्राचीन ग्रंथों में आयस्टर का जो नाम वर्णित है वो है सीप। तो प्राचीन भारतीय विद्वान जो है मोती की उत्पत्ति सीप से मानते, चीज एक ही है। ये आधुनिक नाम है और ये हमारे जो भारत के पुराने शास्त्र है उनके अंदर ये नाम इसका वर्णित है। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मोती कौन से जीव से प्राप्त होता है तो आप आयस्टर भी बता सकते हो और सीप भी बता सकते हो, एक ही बात है। तो देखो जो सीप होता है वो कवच युक्त जीव होता है। तो देखो प्राचीन भारतीय विद्वान ऐसा कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है और उस दौरान यदि वर्षा की बूंदें सीप पर गिरती है तो मोती का निर्माण होता है। प्राचीन भारतीय विद्वान क्या कहते हैं कि यदि स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है और उस दौरान वर्षा की बूंदें सीप पर गिरती है तो मोती का निर्माण हो जाता है। और आधुनिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि शरद ऋतु जो होती है वो मोती के निर्माण की दृष्टि से अच्छी होती है। तो देखो प्राचीन मान्यता और आधुनिक जो मत है वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। होता क्या है कि जब स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है उसी दौरान शरद ऋतु का भी प्रवेश होता है। तो पुरानी बात और नई बात काफी कुछ सटीक बैठती है। अब देखो मोती का निर्माण होता कैसे है, तो इसके लिए आपको कुछ डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखो सीप जो होती है उसको देख लो पहले। सीप का जो है कवच होता है, आपको काले रंग का ये कवच नजर आएगा। ठीक है, इसमें आगे देखो खुला हुआ है इसका थोड़ा सा मुंह। तो सीप के अंदर क्या होता है, एक जीव रहता है और उस जीव को जब भी भोजन की आवश्यकता होती है तो उस कवच को थोड़ा सा खोलता है और अपना भोजन वो प्राप्त करता है। ठीक है, इसके अंदर का जीव जब मर जाएगा तो केवल कवच रह जाएगा। तो कवच को भी आप देख लो कि ऊपर से तो कैसा दिखाई देता है, वो अंदर से कैसा दिखाई देता है, दिख रहा है आपको, है ना। अब आगे देखो क्या होता है कि शरद ऋतु के दौरान जब वर्षा की बूंद या बालू का कण उसके कवच के अंदर प्रवेश कर जाता है, होता क्या है कि जब वो भोजन करने के लिए उस कवच को खोल करके अपना मुंह बाहर निकालता तो उस दौरान कुछ बालू के कण या वर्षा की बूंद या अन्य कुछ छोटे मोटे कीट भी उस कवच के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों से सुरक्षा के लिए सीप या जो आयस्टर होता है वो नेकर का स्त्रवण करता है। नेकर चिपचिपा पदार्थ होता है उसका स्त्रवण करता है और वो नेकर क्या होता है, उस बालू के कण या जो वर्षा की बूंद उसके चारों ओर परत दर परत चिपकता हुआ चलता है, परत दर परत उसके ऊपर चढ़ता हुआ चलता है और धीरे धीरे वो चीज मोती के अंदर क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो देखो शरद ऋतु के दौरान जब वर्षा की बूंद या बालू का कण सीप के अंदर प्रवेश कर जाता तो सीप इस बाहरी पदार्थ से रक्षा के लिए किसका स्त्राव करती है, नेकर का स्त्राव करती है। वो बालू का कण या वर्षा की बूंद उस सीप को नुकसान पहुंचा सकता है तो उससे सुरक्षा के लिए वो नेकर का स्त्राव करती है जो उसको क्या करता है, चारों ओर से घेरता जाता है। यह नेकर वर्षा की बूंद या बालू कण के ऊपर परत दर परत चढ़ता जाता और मोती का रूप ले लेता है। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो मोती होता है वो आयस्टर मोलस्का के द्वारा उसके कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के द्वारा स्त्रावित किया, स्वयं की रक्षा के लिए स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है मोती का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना शरद ऋतु के दौरान जब वर्षा की बूंद या बालू कण किसी सीप के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सीप इस बाहरी पदार्थ से रक्षा के लिए नेकर का स्त्राव करती है। ये नेकर वर्षा की बूंद या बालू के कण के ऊपर परत दर परत चढ़ता है और मोती का रूप ले लेता है। ठीक है, मोती देखो कैसे होते हैं, तो सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं और सामान्यतः गोलाकार होते हैं, लेकिन कभी गोलाकार नहीं भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये गोलाकार होते हैं। अब देखो मोती को प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लिए जाते हैं। बहुत सारे मोलस्का के जीव समुद्र में रहते हैं तो उनके समुद्र के पैदे में बैठे हुए जो कवच है उनको निकाला जाता है और उन्हीं कवचों में से कुछ में से मोती भी अपने को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखो इनका जो कवच है या मुक्त शुक्तियां हैं। मुक्त शुक्तियों का मतलब क्या होता है, समझना एक बात को।
भाई देखो उसका कवच होता है ना। अब उस कवच के अंदर रहने वाला जो जीव है उसकी कभी ना कभी तो मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद में उसके अंदर का जो जीव है वो सड़ भी जाता है और केवल कवच कवच रह जाता है, अंदर का जीव पूरा सड़ जाता है, अपघटित हो जाता है, तो केवल कवच कवच रह जाता है। तो वो कवच कवच है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मुक्त शुक्तियां बोलेंगे। तो वो जो कवच रहता है उसके बीच में यदि मोती बना हुआ है उसके अंदर, तो वो मोती उन दोनों कवचों के बीच में फंसा हुआ रहता है। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, इसमें आपको दिख जाएगा। हाँ देखो, इसमें दोनों कवच है और दोनों कवचों के बीच में आपको मोती नजर आ जाएगा। ठीक है, दिख गया। अच्छा, अब आगे देखो भाई, एक बात और सुनो। अब क्या होता है कि हमें कई बार जल्दी जल्दी मोती प्राप्त करने होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो जीवित शीप है उन्हीं को पकड़ते हैं और उनको पकड़ करके उनके जो कवच है उनको हटाया जाता है, उनको चीर करके देखा जाता है अंदर। तो कुछ में मोती मिल जाते हैं और कुछ में नहीं भी मिलते हैं, कुछ में एक मोती मिलता है और कुछ में एक से ज़्यादा मोती भी मिल जाते हैं। तो सीप को यदि अपन बीच में से काटते हैं तो उसके अंदर मोती दिखाई देंगे आपको। डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इसमें देखना, सीप को बीच में से काटा गया है, जीवित सीप उसको बीच में से काटा गया है, तो उसके अंदर मोती किस तरीके से नजर आते हैं वो आपको दिखा रहे। ठीक है, देखिए तो ये तो बात हो गई प्राकृतिक तरीके की सारी। अब वर्तमान में क्या है कि कुछ कृत्रिम विधियों के द्वारा भी मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। तो वो कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो देखो, मुख्य मुख्य बातें अपने को क्या याद रखनी है यहाँ पर, कि मोलस्का संघ के जंतुओं से बटन, मोती और कोड़ी प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संघ के जो जंतु है वो आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। मोती क्या होता है, तो मोती नेकर का बना होता है। नेकर कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ मात्रा में जल भी होता है। फिर आगे अपन ने पढ़ा भाई, वह मोलस्का जिसमें बाह्य कवचीय आवरण होता है और साथ में उसमें मोती उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे आयस्टर बोला जाता है। और इसी को हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर नाम दिया गया है सीप। तो भारतीय विद्वान मोती की उत्पत्ति किससे बताते हैं, सीप से बताते हैं। तो प्राचीन भारतीय विद्वानों का मत था कि जब स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है और उस दौरान वर्षा की बूंद सीप पर गिरती है तो मोती का निर्माण होता है। और आधुनिक मत ये कहते हैं भाई, शरद ऋतु जो होती है वो मोती के निर्माण के लिए सर्वाधिक उचित मानी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें लगभग सही है। वो कैसे है, क्योंकि जब स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है उसी दौरान शरद ऋतु का भी क्या होता है, आगमन होता है। तो मोती का निर्माण कैसे होता है, तो हमने क्या बताया कि जब शरद ऋतु का आगमन होता है उस दौरान वर्षा की बूंद या कोई बालू का कण सीपी का जो कवच है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो सीप उसके सुरक्षा के लिए नेकर का स्त्रवण करती है और वो नेकर उस बालू के कण या जल की जो वर्षा की बूंद है उसके चारों ओर परत परत जमा होता जाता है और मोती का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे हमने एक बात यहाँ पर यह बताई कि वास्तव में मोती बनता क्यों है, तो वो बालू का कण या वर्षा की बूंद है उससे सुरक्षा के लिए जो आयस्टर उसके कवच के नीचे ये स्त्रावित किया जाता है। मोती सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं और कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और मोती प्राप्त करने के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष काम में लिए जाते हैं। तो इनमें कुछ मुक्त शुक्तियां होती हैं और कुछ कवच भी होते हैं। तो कई बार तो अपन जो मरे हुए सीपी है उन्हीं से मोती प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कई बार जीवित सीपियों से भी मोती प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए अपने को जीवित सीप को ही काटना होता है और उसके अंदर मोती मिल जाते हैं। अब अपन ये देखना चाहते हैं कि कृत्रिम विधियों के द्वारा मोती कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, करिए आपने नोट। ठीक है, अब देखो भाई, क्या है कि आजकल कृत्रिम विधियों के द्वारा
आजकल क्या है कि कृत्रिम विधियों के द्वारा सीप को पाल करके, कृत्रिम विधियों के द्वारा सीप को पाल करके उससे मोती प्राप्त किया जाता है और वो क्रिया कहलाती है मोती संवर्धन या मुक्ता संवर्धन। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है कि सीप को किसी जलाशय में पाला जाता है और पालने के दौरान क्या होता है कि जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो एक छोटी सी शल्य क्रिया के द्वारा उस सीप के अंदर बालू का कण प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है, जब बालू का कण उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है कृत्रिम विधियों के द्वारा, तो वो उससे सुरक्षा के लिए क्या करेगा, नेकर का स्त्रवण करेगा और नेकर का स्त्रवण करने पर परत दर परत वो नेकर उसके ऊपर जमा होता जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, मोती का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके की जो तकनीक है इसका विकास सबसे पहले जापान के अंदर किया गया था। किसके अंदर किया गया था, जापान के अंदर किया गया था। तो देखो हम यहां पर क्या याद रखेंगे, कृत्रिम विधियों के द्वारा सीप को पालकर उनसे मोती प्राप्त करने की क्रिया मोती संवर्धन या मुक्ता संवर्धन कहलाती है। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि इस तकनीक का विकास सर्वप्रथम जापान में किया गया था। तो भाई देखो, कृत्रिम विधियों के द्वारा सीप को पाला जाता है तो उसके लिए कृत्रिम जलाशय होंगे, वहां सीप को क्या किया जाएगा, पाला जाएगा। फिर एक छोटी सी शल्य क्रिया के द्वारा उसके अंदर रेत का कण प्रवेश करवा दिया जाता है और जैसा कि हमें पता है कि जब उसके अंदर रेत का कण प्रवेश करवाया जाएगा तो उस रेत के कण से सुरक्षा के लिए सीप नेकर का स्त्रवण करेगा और वो नेकर उस बालू के कण या रेत के कण के ऊपर परत दर परत जमा होता जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, मोती का निर्माण हो जाएगा। तो ये तकनीक थी सबसे पहले जापान के अंदर काम में ली गई थी, जापान के अंदर ये विकसित की गई थी। ठीक है, एक बात और, समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त लिंगा मोती सर्वाधिक उत्तम माने जाते हैं। तो ये याद रखना एक बात कि समुद्री ऑयस्टर यानी कि समुद्री पानी में रहने वाला ऑयस्टर या सीपी है और उससे लिंगा मोती प्राप्त होते हैं तो ये सर्वाधिक उत्तम मोती माने जाते हैं, सर्वाधिक उत्तम मोती माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि एक तो क्या है, सीप मीठे पानी वाली होती है और एक खारे पानी वाली यानी कि समुद्री जल वाली या लवणीय जल वाली होती है। तो सीप दोनों तरीके की है। मान लीजिए एक तो मीठे वाली है ना,
एक तो कैसी है, मीठे जल वाली है, और दूसरी आपकी लवणीय जल वाली है या फिर समुद्री जल वाली है। तो दोनों सीपों में से जो मोती निकलेंगे उसमें से लवणीय या समुद्री जल में रहने वाली जो सीप है उससे जो मोती मिलता है वो उत्तम माना जाता है मीठे जल की अपेक्षा। यानी कि मीठे जल के अंदर जो सीप रहता है उससे जो मोती मिलेंगे ना वो कम मूल्यवान वाले होते हैं, कम मूल्य वाले होते हैं, जबकि लवणीय या समुद्री जल के जो सीप है उससे जो मोती मिलते हैं वो अधिक मूल्यवान होते हैं। और समुद्री जो ऑयस्टर है उससे प्राप्त होने वाले लींगा मोती सर्वाधिक उत्तम माने जाते हैं। तो ये मोती संवर्धन संबंधित मुख्य बातें थी जो आपको मैंने बताई है। तो इन बातों को भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है भाई, कर लिया नोट आपने। अब देखो इस चैप्टर के लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे अगला, जिसमें कुछ अन्य जंतुओं के महत्व अपन पढ़ेंगे। वो छोटा सा वीडियो रहने वाला है वो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।